अस्सलाम वालेकुम। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालया किस्त नंबर 45। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। शीरान ने वो सब कुछ कर दिखाया था जो मालिनों के लिए एक ख्वाब की सी कैफियत रखता था। मंशियात के बेपना ज़खायर मालिनों के पास मौजूद थे। वो इनका कारोबार भी कर रहा था, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश थी कि बैंकॉक में, जहाँ उसने कभी एक कड़ा वक्त गुजारा था, अपना कारोबार करे। उन अड्डों को ख़त्म करने के लिए उसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो सही मायनों में उसका जानशीन साबित हो सके। यूँ तो उसके आदमी अच्छी खासी तादाद में यहाँ मौजूद थे और वो सब कुछ कर सकते थे जो मालिनो चाहता था, लेकिन इनमें जहानत का फुकदान था और वो स्पिरिट नहीं थी जिसके तहत मालिनो यहाँ काम करना चाहता था। लेकिन ये सारे का सारा काम शीरान ने अपने तौर पर कर डाला था। सिदाशी मालिनों के लिए तलात का मखसूस रिया थी। यूँ तो मालिनों के आदमी भी उसे रोज़नामा लिखकर भेजते थे, यानी वो तमाम रिपोर्टें जो दिन भर होती थीं, लेकिन सिदाशी जो रिपोर्ट दे रही थी इसमें सिर्फ शीरान का तज़किरा होता था और मालिनो इस वक्त शीरानी को देख रहा था। न जाने उसके जहन में क्या खन्नास समा गया था। हालांकि उसके पास एक से एक ख़तरनाक आदमी मौजूद था। ऐसे ऐसे लोग थे जो तूफ़ान की हैसियत रखते थे, लेकिन शीरान उसे भाग गया था और अब वो शीरान को बहुत बड़ा दर्जा देने का ख्वाहिशमंद था। चुनांचे शीरान के हंगामे जब उसके कानों तक पहुंचे तो उसके होंठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट फैल जाती थी। उसने सिदाशी को भी हुक्म दे दिया था कि वो जो कुछ कर रहा है उसे जारी रहने दिया जाए, बस ज़रा कड़ी निगाह रखी जाए उस पर। और सिदाशी अपने तौर पर शीरान पर कड़ी निगाह रख रही थी। शीरान ने जो कुछ उससे कहा था और जिस अंदाज में उसका दुश्मन बन गया था, वो सिदाशी के लिए बेहद दर्द आमेज़ बात थी, लेकिन उसने अपने आप को इस रंग में भी रंग लिया था। यातान बुरोमा, उसका बाप, उसके लिए एक अवतार की हैसियत रखता था और उसके बारे में शीरान ने बुरे अल्फाज कहे थे जो सुदाशी को बेहद नागवार गुजरे थे और उसने जोशी जज्बात में न जाने क्या कुछ क्या डाला। उसने गोसान से मोहब्बत का भी इजहार किया और शीरान को ऐसे अल्फाज भी कहे जो शीरान जैसे शख्स ने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुने होंगे। वो जानती थी कि शीरान अब सिर्फ उसकी ज़िंदगी का गाहक है, इसके अलावा उसके दिल में मोहब्बत या किसी और जज्बे का तासुर कभी नहीं उभरेगा। अब वो सिर्फ इससे नफरत करेगा, शदीद नफरत। लेकिन सिदाशी जब अपने दिल को टटोलती उसे महसूस होता कि शीरान आज भी अपनी मुकम्मल शख्सियत के साथ उसके दिल में जिंदा है। वो नफरत जो उसे शीरान से महसूस हुई थी एक वक्ती हैसियत रखती थी, और जब वो तासुरात ख़त्म हुए तो फिर वही मोहब्बत उसके दिल में जागजी हो गई जो शीरान के उसके दिल में पहली बार पैदा हुई थी, और शायद आखिरी बार भी। इससे पहले उसने किसी को चाहा था, न बाद में किसी को चाह सकती थी। लेकिन कैसी सितमज़रीफ़ी थी। उसका महबूब उसका दुश्मन था, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन, और उसे अपने दुश्मन ही को चाहना था। वो शीरान पर पूरी पूरी निगाह रख रही थी। बाज़ जगहों पर वो खुद भी भेस बदलकर पहुंच जाती थी। इस वक्त भी वो एक ऐसे अड्डे पर आवारागर्दी कर रही थी। बाल बिखरे हुए थे, लिबास फटा हुआ था। देखने में वो कोई हिप्पी लड़की नज़र आ रही थी जो हद से ज़्यादा बिगड़ी हुई हो। सुदाशी ने ये मेकअप खुद ही किया था और अपने इस मेकअप से वो पूरी मुतमईन थी। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे जिन्हें देखकर महसूस होता था कि शायद शिद्दत नशा की वजह से पड़ गए हों। कोई ये भी नहीं कह सकता था कि वो एक इंतहाई दर्जे की बिगड़ी हुई आवारा लड़की नहीं है। वो शीरान को तलाश कर रही थी। वैसे उसने ये देख लिया था कि मालिनों के आदमी पूरी तरह अपने कैंप कायम किए हुए थे और वहाँ पर आज़ादाना मंशियात की खरीदो फरोख्त हो रही थी। सुदाशी ने खुद भी इस सिलसिले में कोशिशें की थी, लेकिन कोई भी ऐसा जरिया तलाश नहीं कर सकी थी जिसके ज़रिए इस काम को इस अंदाज में फैला सकती। लेकिन शीरान ने चंद ही दिनों में ये शानदार कारनामा अंजाम दे दिया था और उसे अब तक ये नहीं मालूम था कि शीरान ने ये ज़खायर कहाँ से हासिल किए हैं। ये बात उसके लिए काफ़ी उलझन का बाइस थी। काफ़ी देर तक वो कैंप का जायज़ा लेती रही। दफतन उसकी निगाह एक लंबे तिरंगे शख्स पर पड़ी जो था तो आवारागर्द, लेकिन चेहरे से शैतान नजर आता था। इसके गिर्द 8-10 जवान खड़े हुए थे जिनके हाथों में लंबे लंबे डंडे थे और वो चेहरों से अजीब सी शख्सियत के मालिक नजर आ रहे थे। सुदाशी को न जाने क्यों तशवीशी होने लगी। वो इन लोगों के करीब पहुंच गई। उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, बस वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। फिर चंद लम्हात के बाद उस तरफ बढ़ गए जहां सप्लाई कैबिन था। सुदाशी का दिल धड़क उठा। सप्लाई कैबिन की तरफ उसका इस अंदाज में बढ़ना यकीनन किसी हंगामे का पेश ख़ैमा हो सकता है। थोड़ी देर के बाद सप्लाई कैबिन तक पहुंच गए और कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। सप्लाई कैबिन में 4-5-6 अफराद मौजूद थे जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हात के बाद वो कैबिन के खुले हुए दरवाजे से एक एक करके बाहर आ गए। सुदाशी एकदम पीछे हट गई थी। आवारा गर्दों ने जो ये हंगामा देखा तो वहाँ उनका हजूम होने लगा। चंद लम्हात के बाद बेशुमार आवारा गर्द वहाँ जमा हो गए।
दफतन इन आवारा गर्दों ने कैबिन में मौजूद अशिया बाहर फेंकना शुरू कर दी और ज़रा सी देर में उन्होंने कैबिन खाली कर दिया। आवारा गर्दों को तो बस ऐसे मौक़ों की तलाशी रहती है। उन्होंने खूब लूटमार की और वहशी सिफ्त आवारा गर्द कहके लगाने लगे। लेकिन चंद ही लम्हात के बाद उनके कहकों में ब्रेक लग गए। एक जीप तूफानी रफ्तार से आ रही थी। वो खुद इसके रास्ते से बचने की कोशिश कर रहे थे, वरना जीप का ड्राइवर ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं था। चंद आवारा गर्द उसकी लपेट में आकर जख्मी भी हो गए। बहरतौर जीप कैबिन के नज़दीक ही आकर रुकी और उसमें से 2 अफराद नीचे उतर आए। सुदाशी ने दोनों को बखूबी पहचान लिया था। इनमें एक कवि हैकल शिरान अपने मखसूस कबायली लिबास में था और उसके साथ वो सूखा सड़ा तौनी मौजूद था, जो ज़माना सास मुकामी आदमी था। शिरान कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ा उस तवील कामत हिप्पी को देख रहा था, जो शिरान के मुकाबले में तनोतोश में कहीं ज़्यादा था। शिरान की निगाहें उस पर जमी हुई थी। तब हिप्पी खुद ही आगे बढ़ाया। कौन हो तुम? उसने सवाल किया और शिरान का हाथ एकदम घूम गया। ऐसा भरपूर और ऐसा ताकतवर हाथ सिदाशी की तस्वुर में भी नहीं था। उल्टा हाथ हिप्पी के मुंह पर पड़ा और उसके दांत टूटकर हलक में जा पड़े। उसके मुंह से खून उबल पड़ा। वो एकदम पीछे हटा, फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। शिरान उसके करीब पहुंचा। दूसरे लम्हे उसने हलक से एक खौफनाक आवाज़ निकाली और हिप्पी के सर पर एक जोरदार ठोकर मारी। हिप्पी ज़मीन पर तड़पने लगा। उस वक्त उसका डंडाबरदार साथियों ने शिरान पर हमला कर दिया, लेकिन सुदाशी को चक्कर आने लगे। शिरान ने दोनों हाथ बुलंद किए और 2 आदमियों को हाथों पर संभाला, फिर न जाने किस तरह घुमाकर उन दोनों पर फेंक दिया। अलबत्ता उनके हाथ में दबे हुए डंडे शिरान के हाथ में थे। उसने वो डंडे घुमाने शुरू कर दिए और ज़रा ही देर में वहाँ खून के फवारे उबलने लगे। तकरीबन 8 शदीद जख्मी हुए। बाकी वहाँ से भाग निकले। नीचे पड़ा हुआ शख्स उठने की शायद कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सर पर जो ठोकर लगी थी वो शायद उसे उठने का मौका नहीं दे रही थी। अगर इस कदर शानदार तनुतोष का मालिक ना होता तो शायद अब तक बेहोश हो चुका होता। आवारा गर्दों का मजमा अब छट गया था। तमाम हिप्पी दूर दूर जा खड़े हुए थे। उस तवीलुल कामत के साथी जख्मी पड़े हुए थे और जो जख्मी नहीं हुए थे वो भाग गए थे। तब शिरान ने झुककर उसका गिरबान पकड़ा, उसे उठाकर खड़ा किया, फिर झटका देकर एक तरफ गिरा दिया। समझ लिया तूने मैं कौन हूँ? उसने गुर्राई आवाज में कहा और आवारा गर्द उसके आगे हाथ जोड़ने लगा। समझ गया चीफ, समझ गया, मगर खुदा की पनाह। हिप्पी के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। वो औंधा होकर खून थूकने लगा। उसके कई दांत जमीन पर आ पड़े थे। शिरान ने उसके करीब पहुंचकर उसे एक लात रसीद की, फिर गुर्राई आवाज में बोला, खड़ा हो जा। और हिप्पी खड़ा हो गया। कौन है तू और तुझे किसने भेजा है? मेरा नाम सारतर है। यकीन करो मुझे किसी ने भेजा, बस यूं ही दिल चाहा था कि कुछ हंगामा खेजी की जाए, उसने जवाब दिया। दिल चाहा था, और ये क्या मैं मौजूद अशिया को जो तूने बर्बाद किया है इसका क्या होगा? मैं इसकी थोड़ी बहुत अदायगी करने के लिए तैयार हूँ, सारतर ने जवाब दिया। फिर जेबों में जो कुछ तो उसे निकाल कर शिरान के सामने डाल दिया। ताउनी ने किसी बंदर की तरह छान लगाई और उस सामान को समेटने लगा। फिर बोला, चीफ जो कुछ इसकी जेबों से निकला है ये तो हमारे सामान का 1% भी नहीं है। मैं इसके साथियों की तलाशी और ले लेता हूँ। शिरान ने गर्दन हिला दी और तौनी बेहोश और जख्मी लोगों की जेबें खाली करने लगा। खासी करेंसी और कुछ चीज़ें जमा हो गई, जिनमें घड़ियाँ और लाइटर भी शामिल थे। इसके बाद शिरान ने इस आदमी को खड़ा होने के लिए कहा और सारतर खड़ा हो गया, लेकिन उसके पांव अब भी लड़खड़ा रहे थे। अब तुम्हें बैंकॉक के किसी कैम्प में दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। किसी भी मंशियात के कैम्प में देखे गए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। शिरान ने अपने लिबास में से पिस्तौल निकाल लिया। अब तक उसने सिर्फ डंडों ही से काम चलाया था और पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया था। हिप्पी बहुत बुरी तरह मरूब नजर आ रहा था। उसने गर्दन हिलाई और लड़खड़ाता वापस चल दिया। उसके कदमों में जान नहीं थी, बस अपने आप को घसीट रहा था वो। इसके बाद शिरान ने अपने दोनों हाथों में पिस्तौल पकड़े और जीप के ऊपर जा खड़ा हुआ। फिर उसकी गुर्राई आवाज़ उभरी, कैंप में रहने वालों, जितना सामान तुम लोग लूट कर ले गए हो वापस ले आओ, या फिर इसका मुआवजा आधे घंटे के अंदर अंदर कैंप के कैबिन काउंटर पर जमा करा दो। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तमाम अशिया या उनका मुआवजा जमा ना हुआ तो तुम लोगों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा और इसके बाद तुम में से एक भी बैंकॉक की सड़कों या गलियों में नजर नहीं आएगा। इस बात को ज़हन नशीन कर लेना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ तक शिरान की आवाज़ पहुँची थी वहाँ से लोग जल्दी जल्दी उस कैबिन की जानिब दौड़ने लगे, और जहाँ आवाज़ नहीं पहुँची थी और जो लोग टूटे हुए अशिया को माले गनीमत समझकर उन्हें इस्तेमाल करने के मंसूबे बना रहे थे, वहाँ शिरान का ये पैगाम पहुँचा दिया गया। जो सूरत हाल सामने आई
उससे उन लोगों को यह अंदाज़ा हो गया था कि जिंदगी बचना मुहाल हो जाएगी। चुनाचे लटके हुए चेहरों, बेबस और लाचार आवारागर्द वो लूटी हुई अशिया लेकर वापस आने लगे और थोड़ी देर के बाद उन्हें कैबिन काउंटर पर जमा करा दिया गया या उनकी रकम अदा कर दी गई। आधा घंटा गुजर गया। शीरान घड़ी देख रहा था। एक बार फिर उसकी गुर्राई आवाज़ उभरी, और तो कोई ऐसा नहीं जिसके पास कुछ मौजूद हो। ख्याल रखना एक शख्स भी यहाँ ऐसा न रहने पाए। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो जीप में जा बैठा और तौनी ने स्टीयरिंग संभाल ली। जीप बरकर रफ्तारी से रिवर्स हुई और फिर मुड़कर वापस चली गई। सुदाशी अजीब सी निगाहों से वापस जाते हुए जीप में बैठे शीरान की पुश्त को देख रही थी। उसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर मौजूद था। वो बड़ी बेखुदी के आलम में इस शख्स को देख रही थी जिसे वो चाहती थी जिंदगी से ज़्यादा, लेकिन जो उसका दुश्मन था, शदीद दुश्मन, और अगर वो इसके सामने आ जाती तो वो बेदरेग उसकी ज़िंदगी ले लेता। सुदाशी ने हंसकर गर्दन झटकी और वापस पलट पड़ी, लेकिन ना ही उसे और ना ही शीरान को पता चल सका कि दो और निगाहें भी उनका जायजा ले रही हैं और पूरी तरह इस सारे हंगामे की जानिब मुतवज्जो थी। जब शीरान की जीप वहाँ से आगे बढ़ी तो वो दौड़ती हुई कैंप के मगरिबी सिरे पर पहुँच गई, जहाँ एक छोटी बबल कार मौजूद थी। कार के पास गौत खड़ा हुआ सिगार पी रहा था। उसे इस तरह बेख्तियार दौड़ते देखकर वो जल्दी से उस तरफ मुतवज्जो हो गया। हरी अप गौत, हरी अप, आने वाली ने कहा, और गौत जल्दी से सिगार फेंक कर कार के स्टीयरिंग पर बैठ गया। आने वाली भी उसी फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई और बबल उछलती कूदती आगे बढ़ने लगी। क्या मामला है एंड्रा? गौत ने पूछा। ओ चलो तो सही, चलो, गाड़ी जल्दी सड़क पर लाओ, आगे एक जीप जा रही है, उसका ताकुब करना है, एंड्रा गौची ने कहा। गौत ने होठ भींचकर गर्दन हिलाई और बबल की रफ्तार तेज कर दी। वो ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों से बबल को गुजार रहा था। हालांकि नन्ही मुन्नी छोटी सी कार इन रास्तों की आदी नहीं थी, लेकिन इस वक्त इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि लंबी सड़क छोड़कर इस छोटे से रास्ते को अपनाया जाए। वैसे बबल का इंजन काफ़ी ताकतवर मालूम होता था, क्योंकि वो चढ़ाई चढ़ रही थी और वो भी नाहमवार चढ़ाई। इस वक्त तक दोनों में से कोई भी गुफ्तगू नहीं कर सका जब तक कि बबल इन नाहमवार रास्तों को अबूर करके सड़क तक न पहुंच गई। वो ज़ेली सड़क जो कैंप से इस तरफ आती थी बहुत लंबी थी। वो जीप अभी इसके दरमियान में नजर आ रही थी, यानी उसे सड़क तक पहुंचने के लिए अभी 1 या 1.5 मिनट दरकार था। ऊपर आकर गौथ ने बबल को रोका। उनके अंजर पंजर हिलकर रह गए थे। एंड्रा भी परेशान नजर आ रही थी। ऊपर पहुंचने के बाद उसने सुकून का गहरा सांस लिया और उचक कर उस जीप को देखने लगी जिसमें शीरान तौनी के साथ आ रहा था। वही जीप है, वही जीप है, उसने बेख्तियार कहा। वो तो है, मगर उसमें कौन है और आप इस कदर बदहवास क्यों हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? वो गौ तो एक बहुत ही अजीबोगरीब शख्सियत, इतनी अजीब कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तो बहुत सी चीज़ों का तसव्वुर नहीं कर सकता एंड्रा, लेकिन इस शख्सियत में ऐसी क्या खूबी है? शायद मैंने तुम्हें बताया हो, शायद मैंने तुमसे जिक्र किया हो कि पिछले दिनों मेरे एक आदमी से चल गई थी। उसने मेरे कई आदमी कत्ल कर दिए और आराम से निकल गया। शायद मैंने तुम्हें उसका हुलिया भी बताया हो, वो कबायली था। नहीं, आपने मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया। गौथ ने कहा। वो अच्छा मौका नहीं मिला होगा, वरना मैं तुम्हें ज़रूर बताती, एंड्रा ने कहा। अच्छा, तो फिर उस आदमी का क्या हुआ? इस जीप में वही है? वो गोया किसी पुरानी शदीद दुश्मनी का मसला है। नहीं नहीं गौथ, पुरानी दुश्मनी का मसला नहीं है, ये मसला तो बिल्कुल नई दुश्मनी का है। समझने की कोशिश करो, एंड्रा गौची ने कहा। ये वही शख्स है जो कैंप चला रहा है, 100% वही है जिसने हमारे कैंप में तबाही मचाई है और हमारे कारोबार का सत्यानाश कर दिया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। तुम इतने फासले पर खड़े हुए इसलिए इस हंगामे पर तवज्जो नहीं कर सके। कमाल की बात है, उसने इस तरह अपना असर जमाया है कि देखने वाली बात है। न जाने कौन था वो शख्स। ज़बरदस्त तंदोश का मालिक था, अपने साथी भी रखता था, लेकिन उसने तन्हा इन सबको मार भगाया और उस शख्स का मार मार कर हुलिया बिगाड़ दिया। और फिर उसकी आवाज़ पर लूटी हुई अशिया जिस तरह वापस हुई, मेरे ख्याल में किसी भी कैंप में आज तक ऐसा नहीं हुआ। न जाने क्या क्या कह रही हो, मेरी तो समझ में कोई बात नहीं आई। वो मैं जल्दी में तुम्हें समझा भी नहीं सकूंगी। वो गाड़ी देखो, वो सड़क पर पहुंच रही है। एक मखसूस फासले से उसका ताकुब करो, एंड्रा ने कहा और गौत ने निशानी हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो दोनों जीप का ताकुब करते रहे। वो फिर एक तवील सफ़र करके दूसरे कैंप पहुंच गए। यहाँ भी मंशियात का कारोबार ज़ोरों शोरों पर था और ये अड्डा भी मालिनों के नाम से चल रहा था, लेकिन इसके निगरान भी यही कबायली जवान था। फिर एंड्रा और गौत ने कई अड्डों पर उनका ताकुब किया और फिर वापस चल पड़े। एंड्रा कुछ निढाल से नजर आ रही थी। न जाने उसके ज़हन की गहराइयों में क्या था। सोच रही थी वो शीरान के बारे में, उस शख्स के बारे में जिसे वो एक बार पसंद कर चुकी थी और जिसके हाथों जी कट हो चुकी थी
उसे गुमान भी ना था कि शख्स कोई गिरोह भी रखता होगा, लेकिन इस वक्त उसने जो अपनी आंखों से देखा था वो उसके लिए बेहद तहय्युर खेज था। ज़ाती तौर पर तो उसका दिल चाहता था खुद ही इस शख्स से नबर्दो आजमा हो, लेकिन गिरीथाव गाउची का खौफ भी था। गिरीथाव ने इस काम के लिए मामूर किया था और गिरीथाव के लिए उसके पास अच्छी खासी इत्तलात मौजूद थी, लेकिन अभी उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल किए बगैर गिरीथाव को कोई इत्तला नहीं दे सकती थी। गाउथ ने इस आखिरी कैंप से वापसी पर उससे सवाल किया, क्या ख्याल है एंड्रा, क्या हम मिस्टर गाउची को उस शख्स के बारे में मालूमात फराहम करें? गाउथ के इस सवाल पर एंड्रा ने अजीब सी निगाहों से गाउथ को देखा, फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या मालूमात फराहम करोगे गाउथ? मेरा मतलब है हम उस शख्स के बारे में मिस्टर गाउची को नामुकम्मल इत्तला होगी। तुम्हें अंदाज़ा है कि गिरीथाव गाउची इस वक्त भूखा भेड़िया बना हुआ है, वो शदीद ज़ख्मी है और अपने ज़ख्मों को चाट रहा है। इन हालात में वो किसी नामुकम्मल इत्तला पर हमारी जान भी ले सकता है। वो हाँ, ये तो तुम दुरुस्त कह रही हो। फिर गाउथ ने सवाल किया, कुछ नहीं, कल का दिन और ज़ाया करना है, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना होगी और उसकी तस्वीर भी लेना होगी। अफसोस कि आज हमारे पास इसका इंतज़ाम नहीं है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि कल भी अपने कैंपों में नज़र आए? नज़र आएगा ना आया तो हम कल भी इंतज़ार कर लेंगे, बहर तौर इसके बगैर चाराकार भी तो नहीं, एंड्रा ने कहा और गाउथ ने गर्दन हिला दी। उन्होंने उस रात गाउची से कोई रब्ता कायम नहीं किया। एंड्रा रात भर सुलगती रही। वो शख्स इसकी निगाहों में खटकता रहा था। वो तजर्बाती मंसूबे बनाती रही थी। उसके बारे में जो कुछ उसने देखा था वो भी मामूली नहीं था। कभी कभी वो इस बारे में सोचती तो उसके जहन को खौफ का एहसास भी होने लगता। क्या ये शख्स कोई बहुत बड़ी शख्सियत रखता है? क्या बैंकॉक से अब गिरीथाव का दौर ख़त्म हो रहा है? अब अगर ऐसा है तो फिर इसके ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से सोचना होगा, लेकिन अभी नहीं। एंड्रा के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई। दूसरे दिन उसने अपने काम का आगाज़ कर दिया। हिप्पी औरतों के मेकअप में वो सबसे पहले उसी कैंप में पहुंची जहाँ उसने पहली बार शीरान को देखा था और जहाँ शीरान का सारतर से झगड़ा हुआ था। आवारागर्दों की टोली में खुद को हर दिल अजीज़ बना लेना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, बस इसके लिए जीप से कुछ खर्च करना पड़ता है और वो आज खूब लुटा रही थी। कई आवारागर्द लोगों का झमघटा इसने अपने गिर्द जमा कर लिया था। तब उसने उसी शख्स का जिक्र निकाल लिया। वो बहुत बड़ी रूह है, बड़ा ही धर्मात्मा, हरे कृष्णा हरे ओम का पुजारी। अगर वो इस वक्त हम लोगों को ना संभालता तो मौत के करीब पहुंच चुके थे। मगर वो कौन है? एंड्रा ने सवाल किया। मार्लिनो का नुमाइंदा। मार्लिनो मंशियात की मार्केट में वाहिद नाम है। मगर मार्लिनो कौन है? क्या उसे इससे कबल देखा गया है? नहीं, सिर्फ उसका नाम गूंज रहा है। इस वक्त उसी ने हम भटकियों को सहारा दिया है। और वो शख्स जो मार्लिनो की नुमाइंदे की हैसियत से है, उसका नाम क्या है? नाम किसी को नहीं मालूम, अलबत्ता उसके साथ जो चमरुख है उसे तौनी कहा जाता है। मेरा मतलब है वो मुकामी शख्स जो उसकी जीप चलाता है। इससे ज़्यादा एंड्रा को कुछ नहीं मालूम हो सका। अलबत्ता कैंप नंबर 22 में उसने एक बार फिर शीरान को देख लिया। आज वो इंतज़ाम करके आई थी, चुनांचे उसने जेबी कैमरे से शीरान की बहुत सी तस्वीर ले डाली। खुद वो उससे दूर रही, लेकिन अपनी कारकर्दगी से मुतमईन थी और उसी रात अपनी रहायशगाह पर वापस आने के बाद उसने इन तस्वीर के प्रिंट्स बनाए और मुतमईन हो गई। और फिर उसी रात उसने गाउथ की मौजूदगी में गिरीथाव गाउची से रब्ता कायम किया और चंद लम्हात के बाद उसका रब्ता कायम हो चुका था। आपकी खादिमा एंड्रा बोल रही हूँ। ओ भको भको, क्या बकना है? मैं इस वक्त खूबसूरत अल्फाज की जाल में गिरफ्तार होने के लिए तैयार नहीं और ना ही मुझे ये अल्फाज खुशबख्त कर सकते हैं। गिरीथाव गाउची ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा, लेकिन आपने अपनी खादिमा के सुपुर्द जो काम किया था और खादिम ने जिस अंदाज में उसे अंजाम दिया है, उसके तहत वो ये हक रखती है कि आपको खूबसूरत अल्फाज में मुखातिब करे, क्योंकि इसके बाद वो आपको खुशखबरियाँ सुनाना चाहती है। एंड्रा मुख्तसर अल्फाज में गुफ्तगू करो, क्या खुशखबरी है? गिरीथाव ने सवाल किया। मैं उस गिरोह के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गई हूँ जो आजकल मनशियात की मार्केट पर छा चुका है। उसे छा चुका ना कहो, बस यूँ कहो कि हम वक्ती तौर पर पीछे हट गए हैं। अगर हम कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई करें भी तो हमारे पास माल नहीं है। अभी हम माल जमा करेंगे, इसके बाद उन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन तुम ये बताओ कि इसके बारे में क्या मालूम करके आई हो? गिरोह के सरबराह का नाम मार्लिनो है। क्या नाम लिया? गिरीथाव गाउची ने ताज्जुब से पूछा। मार्लिनो, ये नाम तो मुकामी ही मालूम होता है। जी हाँ, है तो मुकामी ही, मगर ये शख्स कहीं भी नजर नहीं आता। क्या मतलब? बस मार्लिनो के नाम से मंशियात के अड्डे चलाए जा रहे हैं और इनका निगरान एक कबायली है। क्या कहा तुमने? कबायली? गिरीथाव फिर चौंक पड़ा। हाँ, एक सुरखु सफेद कबायली, एक इंतहाई शातिर और ख़तरनाक इंसान
जिससे एक बार पहले भी मेरी मुठभेड़ हो चुकी है। बहुत ही ताकतवर और खुरेज किस्म का इंसान है। इसके साथ एक मुकामी शख्स भी है जिसका नाम तौनी है। दोनों ही कैंपों में नजर आते हैं। इन कैंपों में इन्हीं के अफराद काम कर रहे हैं। उस शख्स का नाम नहीं मालूम सका जो कबायली है। बहरतौर बड़ी उम्दा शख्सियत का मालिक है और लड़ाई भिड़ाई का माहिर भी। मैं शीशे की 7 गोलियां उसके सीने में उतार दूंगा, फिर उसका सारा भरम रखा जाएगा। बस मुझे यही मालूम करना था कि वो कौन है, कहाँ से आया है। इसकी कुछ तफसील मालूम हो सकी? नहीं जनाब, इस बारे में कुछ नहीं मालूम हो सका, लेकिन बस मार्लिनो का नाम इन कैंपों में गूंज रहा है। मैं इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए दरिया में गर्क कर दूंगा। मैंने उस शख्स की तस्वीर भी हासिल कर ली है जनाब, एंड्रा ने बताया। इन्हें महफूज रखो अपने पास, किसी भी वक्त तुमने तलब कर लूँगा। मेरे लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है, लेकिन उस शख्स मार्लिनो के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना पड़ेगी। मार्लिनो ग्रीथा गाउची ने कई बार ये लफ्ज़ दोहराए। अब मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? कुछ नहीं, आराम करो, मैं तुम्हें दूसरी हिदायत जारी करूँगा, ग्रीथा गाउची ने कहा। और एंड्रा ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। गाउत उसके सामने बैठा उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। हमारा काम फिलवक्त ख़त्म हो गया, लेकिन गाउत अभी हमें ये काम जारी रखना होगा। मैं नहीं समझा एंड्रा। बता दूंगी, तुम्हें तफसील बता दूंगी, बात इस तरह ख़त्म हो जाएगी। मैं तुमसे कह चुकी हूँ, इस कबायली से खुद मेरा अपना भी झगड़ा है, एंड्रा ने कहा। और गाउत सर हिलाने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।